Okay, welcome to students. This is lecture number 7 and today's topic simplex method part 3. लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट किया था और जो केस था वो था हमारे पास मैक्सिमाइजेशन। आज हम लोग जो नेक्स्ट केस देखने जा रहे हैं वो है हमारा केस मिनिमाइजेशन का। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन केस में क्या था, हम लोगों को सिंपली जैसे क्वेश्चन दिया होता था वैसे ही हम लोगों को सॉल्व करना होता था। वही काम लोग सेम प्रोसीजर इसी में अप्लाई करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। बट जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, सिर्फ मैक्सिमाइज टू मिनिमाइज। और आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि जब हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का होता है तो जो हम लोग सीजे माइनस जेड जे को चेक करते हैं वो चेक करते हैं इट शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। बट जब क्वेश्चन हमारा मिनिमाइजेशन का होगा तो हमारा एम ये होगा कि ऑल सी जे माइनस जेड जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि सारे हमारे या तो 0 हो या फिर पॉजिटिव हो। बस ये डिफरेंस है, उसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दिस इज द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते थे, जब भी क्वेश्चन मिलता है हम लोगों को, जैसे क्वेश्चन मिला है पहला स्टेप ये है कि जो हमारा एक एलपीपी दी हुई है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्म बाय एडिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। दो मैंने आपको बताया वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल उसको बोलते हैं जब हम लोग कंस्ट्रेंट में लेफ्ट हैंड साइड में उसको ऐड करते हैं, देन इट्स कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। दोनों को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, बट जहाँ प्लस करते हैं उसे हम लोग स्लैक बोलते हैं। और जब हम लोग ये वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा आरचेस है वो ज़्यादा है, तो हम लोग इसको सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्लस वेरिएबल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, व्हाट इज स्लैक एंड व्हाट इज सरप्लस। जब हम लोग प्लस करते हैं तो उसे स्लैक बोलते हैं और जब माइनस करते हैं तो बोलते हैं उसे सरप्लस वेरिएबल। उसके बाद एक कंडीशन और होती है कि जो हमारा आरएचएस वाला पार्ट है किसी भी एलपीपी में वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखो आप जो सेकंड हमारा कंस्ट्रेंट है इसमें आरएचएस में हमारे पास -12 दिया हुआ है, यानी कि ये चीज सही नहीं है। इसको हमें इंप्रूव करना है बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय -1। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो मेरा -12 था वो तो +12 हो जाएगा और जो मेरा कंस्ट्रेंट था ग्रेटर देन का वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लेस देन। ठीक है, तो उसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारी कुछ बन के इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो मेरा ये वाला कंस्ट्रेंट था, ये वाला कंस्ट्रेंट वो देखो अब मेरा बन चुका है -2x1 -4x2 लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हमेशा करना है, आपको हमेशा चेक करना है कि जब भी आप एक कंस्ट्रेंट का जो आर्चेस वाला पार्ट है इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कहीं निगेटिव आ रहा है तो आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें। उसके बाद फिर देखते हैं जो हमारे कंस्ट्रेंट में क्या था, बाकी हमारे सारे लेस देन के थे, यानी सिर्फ एक ही था हमारा ग्रेटर देन का। कुल मिला के बात ये है कि हम लोगों को इसमें अब सब में स्लैक वेरिएबल ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी कर देंगे +s1। तो यही देखते हैं, तो जैसे हमारे कंस्ट्रेंट का मॉडिफाई हो चुके हैं -1 में मल्टीप्लाई करके, जो हमारे नेक्स्ट बना कंस्ट्रेंट वो हमारा ये बन गया था ये वाला। अब मैं क्या करूंगा, हर कंस्ट्रेंट में जो इनइक्वालिटी था उसको कन्वर्ट करूंगा इनटू इक्वालिटी बाय एडिंग वन स्लैक वेरिएबल। तो देखो जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट था वो क्या था, 3x1 -x2 2x3 लेस देन इक्वल टू 7। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ऐड किया s1 और इसे कर दूंगा मैं इक्वल टू में। देखो जैसे यहाँ पे 3x1 -x2 s1 मैंने ऐड किया और इसको कर दिया कन्वर्ट इनटू इक्वालिटी। सिमिलरली जो मेरा अगला कंस्ट्रेंट था वो मेरा ये बन गया था -2x1 -4x2 लेस देन 12। तो यहाँ भी मैंने एक वेरिएबल ऐड किया है s2। तो ये मैंने s2 ऐड किया तो बन गया -2x1 -4x2 प्लस s2 इक्वल टू 12। राइट, उसके बाद जो मेरा थर्ड कंस्ट्रेंट था वो था -4x1 3x2 8x3 लेस देन 10। तो अब जब मैंने इसमें ऐड किया तो ये बन जाएगा मेरे पास -4x1 3x2 8x3 प्लस s3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इतना काम हमें करना पड़ता है हर स्टेप में। ये हमारा पहला स्टेप होता है टू कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब उसके बाद जो भी मैंने
स्लैक वेरिएबल्स अपनी तरफ से ऐड किए हैं, इनका क्वेश्चन में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पर मैं इनको ऐड करूंगा विद जीरो कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने इसको जीरो से कर रखा है, 0s1 0s2 और 0s3। ठीक है, तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट लिखना होता है क्योंकि जब मैं सिंपलेस्ट टेबल बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे इनके कोफिशिएंट चाहिए होते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद जो मेरी नॉन नेगेटिविटी कंडीशन थी, पहले क्या थी, सिर्फ x1 x2 x3 सारे पॉजिटिव थे, बट अब जो मैंने वेरिएबल्स ऐड किए हैं x1 s2 और s3 ये भी हमारे नॉन नेगेटिव हैं, दे शुड आल्सो बी पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये नेगेटिव नहीं हो सकते। राइट, तो कुल मिला के ये जो है मेरी अब बन चुकी है कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो है मैं इसका IBFS निकालने के लिए रेडी हूं, यानी कि अब मैं इसका IBFS फाइंड कर सकता हूं। अब मुझे आप में से कोई बच्चा बताए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस IBFS? एनीवन? मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसका मतलब क्या होता है IBFS का। किसी को अगर याद तो बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। एनीवन, कोई भी इसको पता हो? किसी का नाम नहीं लूंगा। किसी को याद नहीं है? वेरी सरप्राइजिंग। चलिए कोई बात नहीं, अभी जब मैं सॉल्व करूंगा फिर बताता हूं इसको मैं। तो इतना करने के बाद हमारा पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी मुझे वैल्यू निकालनी होती है, और जो वेरिएबल्स का वैल्यू निकल के आती है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन को बोला जाता है, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड बेसिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक सोल्यूशन। राइट, अब जो मेरे पास ये बेसिक सोल्यूशन आता कैसे है? अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो कंस्ट्रेंट है वो है 1 2 एंड 3, यानी कि 3 कंस्ट्रेंट हैं और मेरे पास 6 वेरिएबल्स हैं। तो जाहिर सी बात है मुझे किन्हीं 3 वेरिएबल्स को जीरो करना पड़ेगा, यानी कि m प्लस n इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि अब इन m प्लस n में से मुझे m को करना है इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएंगे इक्वल टू 0, तो बचे वेरिएबल कितने? 3, यानी कि n विल बी इक्वल टू 3। तो अब मेरे पास 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशंस हैं, तो मैं इनको इजीली सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, अब मुद्दा ये उठता है कि भाई कौन से वेरिएबल्स को जीरो किया जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग जीरो से। अब जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब ये है कि जो हमारी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन होगी उसमें क्या होगा, यानी जो हमारा क्वेश्चन ओरिजिनल था जिसमें हमारे x1 x2 x3 थे, हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे जीरो हैं। ठीक है, लेट x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0। तो ये मैंने मान लिया कि x1 x2 x3 को 0 मान लिया। अब जैसे ही मैं इनको पुट करूंगा जो मेरी कंस्ट्रेंट्स हैं, तो देखो यहाँ पे जब मैं पुट करता हूं x1 x2 x3 0, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी s1 इज इक्वल टू 7, तो मुझे मिल गया पहला वैल्यू s1 इज इक्वल टू 7। उसके बाद जब मैं दूसरा कंस्ट्रेंट देखता हूं तो मैं जब वहां पुट करूंगा x1 x2 की वैल्यू 0, तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, s2 मिल जाएगा मेरे को 12। ठीक है, सिमिलरली जो मेरा थर्ड कंस्ट्रेंट है वहां पे मैं पुट करूंगा x1 x2 x3 को 0, तो मुझे मिल जाएगा x3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो जो मेरा ये सोल्यूशन निकल के आया है, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं पूरा अभी आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मतलब क्या होता है इसका। तो जो मेरा ये फर्स्ट सोल्यूशन आया है इसको मैं बोलता हूं दिस इज कॉल्ड बेसिक सोल्यूशन, और जो हमारी ये वेरिएबल्स हैं इनको बोलता हूं मैं बेसिक वेरिएबल। ठीक है, ये हो गए मेरे बेसिक वेरिएबल्स, और जो सोल्यूशन आया है उसको बोलता हूं मैं बेसिक सोल्यूशन। अब चूंकि सोल्यूशन मेरा ये फर्स्ट सोल्यूशन आया है, दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन, तो इसीलिए मैं इसको बोलूंगा दिस इज द माई इनिशियल बेसिक सोल्यूशन। क्या बोला मैंने? इनिशियल बेसिक सोल्यूशन। उसके बाद फिर मैं जो मेरी नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है उसको मैं चेक करूंगा
तो मैं देखता हूं कि जो मेरे वेरिएबल्स आए हैं S1, S2 और S3, दे ऑल आर पॉजिटिव, दे ऑल आर नॉन नेगेटिव, यानी कि जो मेरी फिजिबिलिटी कंडीशन है उसको भी फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स अब जो मेरा सोल्यूशन था ये बन चुका है IPFS, यानी कि इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है इसलिए सोल्यूशन हमारा ये फीजिबल भी है। ठीक है, तो आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज बेसिक वेरिएबल्स एंड व्हाट इज बेसिक सोल्यूशन। अब उसके बाद जो हमारे x1, x2 और x3 वेरिएबल्स थे इनको हम लोग बोलते हैं दीज आर द नॉन बेसिक वेरिएबल, यानी जिनको हम लोगों ने जीरो एज्यूम कर लिया था उनको बोलते हैं हम लोग नॉन बेसिक, और जो हमारे वेरिएबल सोल्यूशन देते हैं उसे बोलते हैं हम लोग बेसिक वेरिएबल। ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना? आशुतोष? यस सर, श्रीकांत समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो इसको जो हम लोगों ने सोल्यूशन निकाल लिया है, इस सोल्यूशन को हम लोग एक टेबल होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेक्स टेबल, उस टेबल में हम लोग कन्वर्ट करना है। उस कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है, यानी कि जो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो फॉलो करना होता है। फॉर्मेट क्या है देखिए, दिस इज कॉल्ड सिंपलेक्स टेबल, छोड़ दो। तो जो हमारी सिंपलेक्स टेबल है उसमें जो पहला कॉलम है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिस, यानी कि जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स आए थे S1, S2 और S3 वो आते हैं यहाँ पर, यानी कि ये बन जाएगी हमारी बेसिस, राइट। अब इन बेसिस का जो कोफिशिएंट है इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि हमारा ये है, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट क्या है, 0, 0 और 0, तो वही मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिए हैं 0, 0 एंड 0। ठीक है, उसके बाद जो मेरे कोफिशिएंट थे इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो मैं लिखता हूं यहां पर सीजे के आगे। सीजे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए यहां पर क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, x1 माइनस 3x2 प्लस 3x3, यानी कि x1 कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका -3 हो गया और इसका हो गया +3। तो वही मैंने देखो यहाँ पे लिखा है 1, -3 और +3। उसके बाद कोफिशिएंट क्या है, S1, S2, S3, इनके कोफिशिएंट आप दे सकते हो, दीज ऑल आर इक्वल टू 0, तो मैंने वही 0 यहां पर लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेसिक वेरिएबल्स एंड सीजे। उसके बाद जो ये वेरिएबल्स लिखे हुए हैं x1, x2, x3, s1, s2 और s3 जो मैंने अभी लिखे हैं सीजे के हिसाब से, उन्हीं के कोफिशिएंट्स हमारे कंस्ट्रेंट में क्या है वो मैं कॉपी करूंगा एज इट इज नीचे। देखिए यहां पर बस तो साफ कर देता हूं मैं। हाँ, तो ये हो गया मेरा 3x1 माइनस x2 2x3 प्लस s1, यानी कि कोफिशिएंट x1 क्या हो गया 3, x2 हो गया -1, x3 का हो गया +2 और s1 का हो गया 1। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है +3 -1 2 1। अब चूंकि देखो यहाँ पर s2 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, दिस इक्वल टू 0 s2 प्लस 0 s3। समझने के लिए आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे इस तरह से 0s2 प्लस 0s3, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पे लिख दिया है 0 और 0। सिमिलरली जो मेरा अगला कंस्ट्रेंट है वो क्या है, वो है मेरे पास -2x1 माइनस 4x2 प्लस s2, यानी कि मैं लिखूंगा अब -2 -4, देखो x3 वहां पे नहीं था तो मैं क्या करूंगा x3 के नीचे लिखूंगा 0, s1 नहीं था तो वहां लिखूंगा 0। अब उसके बाद जहां s2 था तो s2 क्या है +1 कोफिशिएंट, तो मैं लिखूंगा +1 यहाँ पर, s3 नहीं है तो लिख दूंगा यहाँ पर 0। सिमिलरली जो मेरा थर्ड कंस्ट्रेंट है वो यहाँ कॉपी कर लूंगा इस तरह से, -4x1 3x2 8x3 प्लस s3, -4 3 8 0 0 एंड 1। तो इस तरह से मैंने पूरे कंस्ट्रेंट का जो एलएचएस है वो कॉपी कर लिया यहाँ पर। उसके बाद जो लास्ट कॉलम है वो है मेरा यहाँ पर बी कॉलम। बी कॉलम का मतलब ये है कि जो मेरे कंस्ट्रेंट्स के कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि 7, 12 और 10, वो आते हैं मेरे यहाँ पर 7, 12 और 10। ठीक है, तो ये आपने कुछ नहीं किया अभी तक, उस क्वेश्चन को कॉपी करके टेबल में कन्वर्ट किया है, अभी आपका क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 था आपका फॉर्म द टेबल, आपने टेबल बना लिया और आपके पास अभी IBFS आ चुका है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, राइट।
तो अब उससे हमारा जो पहला काम है वो क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड जे। अब जेड जे क्या होता है, जेड जे हमारे जो कोफिशिएंट्स होते हैं यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, यानी कि इस कॉलम का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे करस्पॉन्डिंगली ऑल कॉलम्स, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। सिमिलरली जो हमारा अगला कॉलम है, अब उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 3, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो बाय डिफॉल्ट जब यहाँ पे 0 है तो आप ध्यान दो, आप चाहे किसी से मल्टीप्लाई कर लो, हर रो के नीचे, हर कॉलम के नीचे आपको यहाँ पे 0 ही 0 मिलना है, यानी कि फर्स्ट केस में आपका जेड जे हमेशा 0 ही आएगा। ठीक, उसके बाद जब आपके सारे जेड जे आ जाते हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी जे माइनस जेड जे, यानी कि सी जे जो हमारे ऊपर लिखे हुए कोफिशिएंट ये वाले, और जो भी हम लोगों ने जेड जे कैलकुलेट किया है उसका डिफरेंस, यानी कि दिस माइनस दिस। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, -3 माइनस 0 -3 हो जाएगा, 3 माइनस 0 0, और 0 माइनस 0 0 माइनस 0 और 0 माइनस 0। तो कुल मिला के अब जो मेरे पास सी जे माइनस जेड जे वो आ चुका है, और मैंने आपको बताया था ये केस कौन सा है, ये केस है हमारा मिनिमाइजेशन का। ठीक है, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किस तरह का है, वो फंक्शन मेरा है मिनिमाइज जेड टाइप का, यानी कि जो मेरी सी जे माइनस जेड जे कंडीशन थी, सी जे माइनस जेड जे, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर दिस केस। ठीक है, यानी कि अगर सारी वैल्यूज मेरी सी जे माइनस जेड जे की सारी या तो पॉजिटिव हो जाए या 0 हो जाए, तब मैं बोलूंगा जो सोल्यूशन मुझे मिला है दैट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, उसको हम लोग और मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट चूंकि देखो यहाँ पर क्या है, मेरे को एक जो सी जे माइनस जेड जे है वो निगेटिव मिला है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्योंकि एक मुझे निगेटिव मिल गया है, इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन को मैं और इंप्रूव कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अब जो मेरा निगेटिव वैल्यू है सी जे माइनस जेड जे, उसी को मैं चूज करूंगा एज ए की कॉलम एलिमेंट, यानी कि अब जो -3 के ऊपर जो मेरा कॉलम है ये बन जाएगा मेरा की कॉलम। राइट, इससे मुझे ये मालूम पड़ा कि जो मेरा x2 वेरिएबल है वो अब बेसिस में यहां पर एंटर करेगा। ठीक है, यानी कि S1, S2 और S3 में से कोई एक वेरिएबल बेसिस को छोड़ेगा, उसकी जगह ये हमारा x2 वेरिएबल लेगा। अब इन तीनों में से कौन सा वेरिएबल वो प्लेस छोड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को निकालना होता है मिनिमम रेशियो। इसको हम शो करते हैं थीटा से, दिस थीटा इज कॉल्ड मिनिमम रेशियो। अब ये होता क्या है, मिनिमम रेशियो क्या होता है कि जो हमारे ये बी कॉलम के एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स, और जो हमारे की कॉलम के एलिमेंट्स हैं, इन दोनों का हम लोग निकालते हैं रेशियो। आपको मैंने बता रखा है कि जब भी हमारे की कॉलम के एलिमेंट्स माइनस होंगे या 0 होंगे तब हम लोग उनका रेशियो नहीं निकालते हैं। ठीक है, इसमें निकाल रखा है, ये गलत है। यानी कि जहां पे हमारा -7 डिवाइड बाय -1, तो क्या आ जाएगा -7, ये हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, इसे आप लिख देंगे यहाँ पर, डैश मार दीजिए। सिमिलरली -4 डिवाइडेड 12, ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये भी डैश लग जाएगा। फिर ये बस हमारे पास 10 डिवाइड बाय 3, यानी कि 10 डिवाइड बाय 3, सिर्फ एक ही रेशियो है, तो चूंकि ये बाकी मैंने डैश लगा दिया, इन्हें मैं काउंट नहीं करना है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू बचता है जो कि मतलब छोटी वैल्यू एक ही है, 10/3। यानी कि अब जो है मेरे पास, ये तो था मेरा की कॉलम, और इस मिनिमम रेशियो की वजह से मुझे मालूम पड़ गया ये बन चुका है मेरा की रो। ठीक है, ये क्या बोला मैंने, ये बोला की कॉलम, और इसे बोल दिया मैंने की रो। तो जहां पर मेरा ये की रो आई है, इससे मुझे समझ में ये आ गया कि मेरा जो S3 वेरिएबल है ये बेसिस छोड़ के जाएगा, और इसकी जगह मेरा x2 वेरिएबल बेसिस में आएगा। राइट, और इसी बीच जहां पे मेरे ये की कॉलम और की रो कोइंसाइड करते हैं, उसको बोलता हूं मैं की कॉलम और की एलिमेंट। ठीक है, अब इस की एलिमेंट का रोल क्या है वो हमने देख चुका है, इसको हम लोगों को 1 करना होता है। ठीक है, इसको मुझे 1 बनाना है, और जो इसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स है इनको मुझे करना होता है इक्वल टू 0। ठीक है, बढ़ते हैं आगे भाई। तो देखिए यहां पर जो मेरा ये था 3,
अब देखो यहाँ पर मैं इसको चेंज करूंगा, मेरी नए मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ S3 की जगह यहाँ पर X2 आ जाएगा, और जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा X2 का वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे X2 आ चुका है, जो कोफिशिएंट है हमारा X2 का वो क्या है, -3, तो मेरा यहाँ पे -3 लिख दिया मैंने। अब उसके बाद जो मेरा 3 था, इसको मैंने 1 बनाने के लिए क्या करा, इस पूरे को डिवाइड कर दिया बाय 1/3, तो यहाँ क्या बन गया देखो, -4/3, 1, 8/3, 0, 0, 1/3 एंड 10/3। फिर मैंने आपको बता रखा है कि जो इस की एलिमेंट के ऊपर या नीचे के एलिमेंट्स होते हैं उनको मुझे बनाना होता है 0। ठीक है, तो रो ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, कुल मिला के हम लोग 0 बना देंगे इस तरह से। और जो मेरे पास रिवाइज मैट्रिक्स बन जाएगी वो बन जाएगी अब ये वाली, दिस इज माई न्यू रिवाइज्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये बन चुकी है मेरी, क्योंकि इसके नीचे और ऊपर मेरे दोनों एलिमेंट्स सारे 0 बन चुके हैं। अब ये कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता रखा है, लास्ट क्लास में हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे इस नई वाली रो की हेल्प से। जो मेरे ये वाले एलिमेंट्स है इनको मुझे 0 करना है। ठीक है, ये आपको 0 बनाना है, राइट। तो ये देखो मेरा 0 बने हुए हैं, ऑपरेशन लगा के मैंने इसको 0 कर दिया। अब उसके बाद फिर से मेरा वही काम है, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ZJ। अब ZJ कैसे निकालूंगा मैं, फिर से वही काम करूंगा, 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, -3 इंटू दिस, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे ZJ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। सिमिलरली जो मेरा नेक्स्ट कॉलम है वो हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है 0 इंटू 14/3 प्लस 0 इंटू 32/3 प्लस -3 इंटू 8/3, तो ये क्या बन के आ जाएगा मेरे पास -8। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि जो मेरा अब जो है ZJ वो सारे आ जाएंगे 4, -3 और -8, 0, 0 और -1, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा अगला स्टेप क्या है, CJ माइनस ZJ निकालने का है, यानी कि CJ में से जो भी मेरी वैल्यूज ZJ की हैं उनको मैं माइनस करूंगा, यानी कि 1 - 4 ये हो जाएगा -3, -3 माइनस 3 ये हो जाएगा 0, 3 -8 तो हो जाएगा +8 यानी कि 11, 0 - 0 0, 0 - 0 0 एंड 0 - 0 0। यानी कि देखो आप इस स्टेप के बाद भी मेरे को CJ माइनस ZJ जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, यानी कि मुझे अभी भी इसमें एक नेगेटिव वैल्यू दिख रही है। जब तक मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलती रहेगी मैं क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट करता रहूंगा, राइट। तो देखो अब फिर से वही काम करूंगा मैं, जैसे मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल गई है, दैट मींस दिस इज माय की कॉलम, यानी जहां मुझे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू मिलती है उसे मैं बोलता हूं की कॉलम, यानी कि अब मेरा जो कॉलम है वो बन चुका है ये वाला, दिस इज माय की कॉलम। मतलब ये हो गया कि अब x1 बेसिस में एंटर करेगा। अब फिर से वही क्वेश्चन उठता है कि s1, x2 और x2 इन तीनों में से कौन सा वेरिएबल बेसिस को छोड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास जो है फिर मैं निकालना पड़ता है मुझे मिनिमम रेशियो। ठीक है, फिर से देखो हमने क्या कर रखा है, उन्होंने माइनस वाले को डिवाइड कर रखा है, जबकि यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं करना, सिर्फ डैश लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ भी डैश और यहाँ भी डैश। कैसे करेंगे, 31/3 डिवाइड बाय 5/3, यानी क्या आ जाएगा, ये 31/3 आ जाएगा, सिर्फ एक ही रेशियो आएगा, दैट मींस दिस विल बी माय की रो। ठीक, तो इस की रो से मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास जो लिविंग वेरिएबल है वो मेरा बन जाएगा s1 और जो एंटरिंग वेरिएबल है वो मेरा हो जाएगा x1, यानी कि जब मुझे नेक्स्ट टेबल बनाऊंगा मैं तो वहां पे मेरा s1 की जगह आ जाएगा x1। ठीक है, यानी कि अब मुझे एक फिर से टेबल ड्रॉ करनी है इसी के बाद, सेम ऐसी ही वो टेबल बनेगी मेरी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब मेरे पास x1 आ चुका है और जो कोफिशिएंट x1 का है वो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर। फिर मेरे से वही सेम काम करना है कि जो मेरा की एलिमेंट है 5/3 इसको मुझे बनाना है 1 के लिए मैं क्या करूंगा, 3/5 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी बन जाएगी 1, 0, 14/5, 3/5, 0, 1/5 एंड 31/5। अब इस नई रो की हेल्प से, ये जो आपको बता रखा है मैंने, इस नई रो की हेल्प से जो बाकी मेरी रोज हैं ये ऊपर नीचे वाली, ये वाली, इनको मुझे करना है 0। ठीक है, मैं फिर से वही रो ऑपरेशन लगाऊंगा और रो ऑपरेशन करने के बाद मेरी ये बन जाएंगी फिर से 0 एंड 0, राइट। तो अब मैं फिर से चेक करूंगा ZJ और CJ माइनस ZJ, यानी कि
जेड जे मतलब यानी कि इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन विद करस्पॉन्डिंग दीज कॉलम एलिमेंट्स, यानी कि 1 into 1 प्लस 0 into 0 माइनस 3 into 0। सिमिलरली 0 into 0 0 into 0 माइनस 3 into 1। ऐसे मुझे कंटिन्यूस करता जाना है। और यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी जेड जे की। देखिए यहाँ पर लिखी हुई है जेड जे, ये सारी मेरी वैल्यू आ चुकी है जेड जे की। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा सीजे था, सीजे माइनस जेड जे करना है मुझे, यानी कि सीजे की जो वैल्यूज हैं 1 - 1 ये हो जाएगा 0, -3 हो जाएगा 0, 3 माइनस -82/5 यानी कि ये प्लस का हो जाएगा तो बन जाएगा 97/5, 0 माइनस -9/5 तो ये प्लस का हो जाएगा 9/5, 0 माइनस 0 और 0 माइनस -8.5 तो ये बन जाएगा हमारा +8/5। तो अब देखो कुल मिला के जो मेरी सीजे माइनस जेड जे की वैल्यूज हैं वो क्या आ गई हैं, सारी या तो 0 आ रही हैं या फिर मेरी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं। हेंस मैं इसको बोल सकता हूं यहां पर कि दिस सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, यानी कि जो मेरी वैल्यू अब आ रही है इस लेवल पर वही मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम और मिनिमम एज पर द रिक्वायर्ड ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, x1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, x1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास x1 इज इक्वल टू 31/5 एंड x2 इज इक्वल टू 58/5। अब ध्यान दो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो तीसरा वेरिएबल है वो s2 है ना कि x2। तो जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इस तरह से x1 इज इक्वल टू 31/5, x2 इज इक्वल टू 58/5 एंड x3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो हमारा बेसिस में नहीं आ रहा है इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर x3 इज इक्वल टू 0। और जब इनकी वैल्यू पुट करूंगा इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि मेरा ये वाला है, ठीक है, इस फंक्शन जब मैं पुट करूंगा वैल्यूज तो जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी मिनिमम वैल्यू जो कि इक्वल है -43/5 के। ठीक है, तो जो मेरा लास्ट में बनेगा दिस माई ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये आपको लास्ट में लिखना है जब क्वेश्चन पूरा आपका खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, तो बताइए कोई डाउट हो उसमें, कहीं कुछ पॉइंट समझना आया तो मैं फिर से रिपीट कर दूं ना, फिर आगे बढ़ता हूँ। सर एक बार सिर्फ पिछले वाली टेबल दिखा देना सर। ये वाले, यस सर। बताइए क्या पूछना है। नहीं सर, ये बस सारी मैं चीज वैल्यू होगी चेक पूरा। कर रहा था। यस सर, मैच कर रही है अच्छा, वैल्यू। मैच कर मैंने रही है। कैलकुलेशन करके देखी थी, हाँ सर यही वैल्यू आ रही है। ठीक गुड, है सर। अगर आप साथ में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वैसे पीपीटी में आपकी क्लासरूम पे डाल भी दी है, अभी इसको लास्ट वाले पार्ट को भी मैं कर दूंगा अपडेट। लेक्चर सारे डाल रखे हैं मैंने क्लासरूम पे आपकी, उसका लिंक भी डाल रखा है, तो आपका जो भी लेक्चर मिस हो जाता है उसको आप वहां से जाके देख सकते हो। तो अब कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जो मेरा अब अगला लेक्चर था वो मैं यही कंटिन्यू करूंगा, लेक्चर नंबर 8। और जो मेरा नया टॉपिक है वो है बिग एम मेथड। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था उसमें ये था कि हमारे सारे कंस्ट्रेंट आ रहे थे लेस देन टाइप के, बट कई बार क्या होता है कि सारे कंस्ट्रेंट लेस देन टाइप का ना होके कहीं कहीं हमारा जो कंस्ट्रेंट का साइन है वो होता है ग्रेटर देन, यानी कि LHS इज ग्रेटर देन RHS। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग सरप्लस वेरिएबल को यूज करते हैं और माइनस करके उसमें जो है इंप्रूव करते हैं कंस्ट्रेंट को और कन्वर्ट करते हैं इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ इसके रूल्स भी हैं वो मैं बताऊंगा बाद में। पहले सीधे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, इसको सॉल्व करना है। आपसे बोला जाएगा सॉल्व दिस मेथड, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सिंपलेक्स मेथड। अभी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जब मेरा कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन का है तो ये सिंपलेक्स से ना होके ये आपका बिग एम से ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसका बिग एम का क्या है, क्या रोल है, ये सब मैं अभी बताऊंगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि जो मेरे कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं उनको मुझे कन्वर्ट करना होता है इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर देखो मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड, इसे मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो मेरा ये इनइक्वलिटी का साइन है उसको मैं हटाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ एडअप कर दूंगा यानी कि कुछ माइनस कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2x1 प्लस x, तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा इक्वल टू 2, राइट। उसके बाद जो मेरा अगला कंस्टेंट है वो क्या है, लेस देन टाइप का है, तो मुझे सिंपली वहां पे ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है उसमें, x1 प्लस
3x2 प्लस x2 इक्वल टू 3। उसके बाद जो मेरा लास्ट में कंस्ट्रेंट है वो क्या है, x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। और जाहिर सी बात है जो मैंने वेरिएबल्स ये ऐड किए हैं x1 x2 s1 s2 and s3, these all variables are non-negative, these are positive value, right? तो अब जब मैं फर्स्ट सोल्यूशन निकालता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बता रखा है कि सबसे वर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं मैं उन्हीं को उठा के पुट कर दूं इक्वल टू 0, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इससे बस क्या होगा भाई, जो भी आपने वेरिएबल माने हैं उनको हम लोग मान लेते हैं कि कुछ प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, कुछ भी मैंने कुछ बनाया ही नहीं, ऑल आर इक्वल टू 0, यानी कि x1 x2 मैंने 0 पुट कर दिया। तो अब ध्यान दो कि जब मैं इनको पुट करूंगा इनटू द न्यू कंस्ट्रेंट तो मेरा जो सोल्यूशन बन के क्या आएगा, सोल्यूशन मेरा बन के आएगा, अगर मैं यहाँ पुट करूं x1, देखो यहाँ पर x1 और x2 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, s1 इज इक्वल टू -2, उसके बाद s2 इज इक्वल टू 3 और s3 इज इक्वल टू 4। यानी जो मेरा फर्स्ट सोल्यूशन बन के आया वो ये बन के आया, s1 इज इक्वल टू -2, s2 इज इक्वल टू 3 एंड s3 इज इक्वल टू 4। बट दिक्कत क्या है, मैंने क्या माना था कि जो भी मैंने वेरिएबल्स ऐड किए हैं दीज आर ऑल्सो नॉन नेगेटिव वैल्यू, यानी कि ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा सोल्यूशन आया वो कैसा आ गया, माइनस का, यानी कि जो मेरा सोल्यूशन आया है वो अब फीजिबल नहीं है। और सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, IBFS। ठीक है भाई। तो चूंकि मेरा ये IBFS मुझे लेके आना है, सोल्यूशन मेरा फीजिबल होना चाहिए, सारी जो कंडीशन चाहिए वो फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए मुझे इसमें कुछ नया करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अब जो मेरे को कुछ इसमें नया करना है वो नया क्या है, मेरे को इसमें कुछ और वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे अपनी तरफ से। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहां पर एक वेरिएबल और ऐड कर दूंगा, इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट वेरिएबल कंस्ट्रेंट में प्लस A1। ठीक है, अब इस वेरिएबल को मैंने दोबारा से अपनी तरफ से ऐड किया है, इसीलिए मैं इसको बोलता हूं दिस वेरिएबल इज नोन एज आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, क्या बोला मैंने इसको, आर्टिफिशियल वेरिएबल, यानी कि इसको मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब चूंकि मैंने उसको अपनी तरफ से ऐड किया है, क्योंकि मैं एक वेरिएबल ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं, दोबारा से मैं ऐड कर रहा हूं, तो मुझे अब कुछ पेनल्टी इसमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब मैं कोफिशिएंट यहाँ पे ऐड करता था, देखो 0s1, वो तो मैं करूंगा ये हमेशा की तरह, 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। अब जो मेरे पास ये जो मैंने पेनल्टी ली है, इस पेनल्टी को मुझे भी यहाँ शो करना पड़ेगा। और जब चूंकि फंक्शन देखो मेरा मैक्सिमाइज टाइप का है, तो मैं यहाँ लिखूंगा -MA1। ठीक है, यानी कि अब जो मैंने पेनल्टी ऐड की है, सॉरी मैंने जो अपना वेरिएबल ऐड किया है A, इसके लिए मुझे एक बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ेगी। उस पेनल्टी को मैं शो करता हूं कैपिटल M से। अब चूंकि ये बहुत बड़ी पेनल्टी है, अगर मैं बात करूं कि ये अगर कुछ 1000 रुपए की बात हो रही होगी, या एक्सएम की वैल्यू 1000 है या 2000 है, तो ये तुम्हारी लाखों करोड़ों में होगी वैल्यू। करोड़ों मतलब मैं छोटा बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट। तो उसके कंपैरिजन में जो मेरे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू का कोई भी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है दिस इज द बिग एम मेथड। ठीक है, इतना करने के बाद मेरे पास जो सोल्यूशन बन के आएगा, मैं क्या करूंगा, मैंने जो वेरिएबल्स इक्वल टू 0 किए थे, अब उसमें मैं s1 को भी और 0 कर दूंगा। ठीक है, और जो मेरा वेरिएबल मैंने ऐड किया है यहां पर ये A1, इसको भी मैं बोल दूंगा दिस इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। ठीक है भाई,
तो अब जो मेरा सोल्यूशन आएगा वो ये आ जाएगा कि यहाँ पे जो मेरा आ रहा था ये S1 इक्वल टू -2 वो ना आके अब आ जाएगा मेरे पास A1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा x1 x2 और s1 को कर दूंगा इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल्स थे वो हो चुके हैं अब 3 2 5 के बजाय 6। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 वेरिएबल्स को 0 पुट करूंगा, मेरे पास सिर्फ 3 कंस्ट्रेंट हैं, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, राइट। इसलिए मुझे अब 3 वेरिएबल्स को 0 करना है, x1 x2 और s1 को मैंने 0 कर दिया। अब जो मेरे पास सोल्यूशन निकल के आएगा, फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या था, a1 था, यानी कि a1 इज इक्वल टू 2, s2 इज इक्वल टू 3 एंड s3 इज इक्वल टू 4। तो ये जो सोल्यूशन निकल के आया, ये देखो सारे हमारे पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं, यानी जो मेरा कंडीशन थी उसको फुलफिल कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस सोल्यूशन इज IBFS, यानी ये सोल्यूशन मेरा बेसिक भी है और कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहा है, एज वेल एज जो मेरी नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है उसको भी फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस सोल्यूशन इज IBFS, इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। ठीक है भाई, समझ में आया कैसे किया ये? आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों ऐड किया, क्या रीजन था? सर A1 की वैल्यू कैसे फाइंड किए? किसकी? सर A1 की सर। A1 की, देखो ऐसे, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ कि समझ में आ चुका होगा आपको भी। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ उसको दोबारा से, ठीक है ना। मेरे पास क्या था वेरिएबल, 2x1 प्लस x2 माइनस s1 प्लस a1, ये मैंने यहीं पे ऐड किया है, इक्वल टू 2। यस सर। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो जब मैं पुट करूंगा x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, s1 इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू 2 तो आएगा। ओके सर। सोल्यूशन यहाँ से आएगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग आर्टिफिशियल वैल्यू कब ऐड करेंगे, जब भी हमारा कभी कंस्ट्रेंट में साइन ग्रेटर देन का है या फिर इक्वल टू का है। मैं फिर से बोल रहा हूं, साइन या ग्रेटर देन का है या फिर इक्वल टू का है, हम लोग तभी आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं। नोट्स में दिया हुआ है, अपलोड कर रखा है मैंने क्लासरूम पे, देख लेना एक बार, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। जब भी मेरे कंस्ट्रेंट में साइन ग्रेटर देन या इक्वल टू आएगा तभी सिर्फ मुझे आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है। और फंक्शन मेरा अगर मैक्सिमाइज टाइप का है तब मैं ऐड करूंगा फंक्शन में -m a करके, और अगर मेरा फंक्शन मिनिमाइज टाइप का है तो मैं क्या करूंगा, तब मैं ऐड करूंगा +m करके, +m a। बस ये ध्यान देना है आप, राइट। तो अगर ये चीजें क्लियर हैं तो उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। उससे पहले एक चीज और है कि इसमें 3 कंडीशंस आती हैं, वो समझ लो, फिर वो कुछ सीधे आगे बढ़ेंगे। वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, 3 केस बनते हैं बेसिकली। पहला केस ये है कि जब आपको ऑप्टिमलिटी कंडीशन मिल जाए, यानी कि Cj माइनस Zj आपका फंक्शन जैसा है, मैक्सिमाइज है तो सारे नेगेटिव होने चाहिए, अगर मिनिमाइज है तो होना चाहिए पॉजिटिव। तो वो जब कंडीशन आपको मिल जाती है उस केस में हम लोग चेक करेंगे कि एट दैट लेवल इफ वन आर्टिफिशियल वेरिएबल, मतलब कोई भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका बेसिस यानी कि बी कॉलम में आ रहा है विद 0 वैल्यू, मतलब क्या इसका, इफ एनी आर्टिफिशियल वेरिएबल appears इन द बेसिस एट 0 लेवल इन बी कॉलम, यानी कि जो हमारा बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है बट उसकी वैल्यू 0 है, तब बोलेंगे सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, यानी कि जो हमारी जो सोल्यूशन आ रहा है दैट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। ठीक है। दूसरा केस क्या है कि हमारे बेसिस में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ना आए, यानी कि सोल्यूशन मिल जाए हमें जो Cj माना Zj कंडीशन फुलफिल हो रही है और आर्टिफिशियल वेरिएबल कोई भी बेसिस में नहीं आ रहा है, तो उन दोनों केस में बोलेंगे दैट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, यानी जो भी सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है दैट सोल्यूशन इज फीजिबल एंड ऑप्टिमल ऑल्सो। बट जो मेरा थर्ड केस है, थर्ड केस क्या कह रहा है, इफ एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल appears इन द बेसिस एट नॉन जीरो लेवल, यानी कि वो बेसिस में आ रहा है और वो जीरो भी नहीं है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू के साथ आ रहा है इनटू बी कॉलम, यानी कि जो हमारा पार्ट है आरएचएस वाला, ये वाला, ये वाला,
ठीक है ना। अगर इसको मैं बोलता हूं हमेशा बी वाला पार्ट, तो यहाँ पे अगर मेरा जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव लेवल पे आ रहा है, तब मैं बोलूंगा दैट सोल्यूशन इज नॉट फीजिबल। तो मैं लिखना पड़ेगा मुझे वहां पे देयर इज नो फीजिबल सोल्यूशन, और क्वेश्चन मेरा वहीं पे खत्म हो जाएगा। बट मुझे कब करना है, जब मेरा ये थर्ड केस मुझे मिल रहा है। ठीक है भाई, तो बस इस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो मैं ध्यान रखना है, मैं इसको भी अपलोड कर रखा है क्लासरूम पे, आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। अब सीधे मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। तो ये मेरा सोल्यूशन आ चुका था IBFS। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट टेबल ड्रॉ करनी है, जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे थे। तो फटाफट मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास जो है बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको मैं जब मैंने कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास सोल्यूशन बन के आ जाएगा ये वाला। सोल्यूशन क्या है मेरे पास, सोल्यूशन मेरे पास A1 इज इक्वल टू 2 और S2 इज इक्वल टू 3 एंड S3 इज इक्वल टू 4। तो ये मेरा सोल्यूशन निकल के आया था जो मैंने ऊपर निकाला था। इसी को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू द सिंपलेक्स टेबल, जो मेरी बनेगी इस तरह से। ठीक है, तो देखो यहां पर जो मेरा कोफिशिएंट था A1 का, वो मैंने क्या लिखा था, -MA1। क्यों, क्योंकि फंक्शन मेरा मैक्सिमाइज टाइप का है, इसे मैं लिखूंगा हमेशा यहाँ पे माइनस। अगर ये फंक्शन हमारा मिनिमाइज का होता तो मैं लिखता इसको यहाँ पर ऐसे +M, बट चूंकि मेरा ये मिनिमाइज का ना होगी मैक्सिमाइज का है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे -MA1। तो जो कोफिशिएंट क्या बनेगा इसका, -M। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट बेसिक वेरिएबल है वो मेरा हो गया A। ठीक है, तो मेरा ये A1 हो गया। इसका जो कोफिशिएंट निकल के आ गया वो आ गया मेरा -1। बाकी जो वेरिएबल्स मेरे हैं S2 और S3, उनके कोफिशिएंट देखो आप, वो मेरे क्या है 0 0 है। तो मैं इनको मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, सिंपल 0 0 यहाँ पे लिख दिया मैंने एज इट इज। राइट, उसके बाद जो मेरे कोफिशिएंट्स थे इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो क्या थे मेरे 3, -1, 0 0 और -M, वो मैं लिख दूंगा एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे 3, -1, 0, -M, 0 0। राइट, उसके बाद जो मेरे कंस्ट्रेंट कोफिशिएंट थे वो मैं लिखूंगा एज इट इज यहाँ पे टेबल में। देखिए इस तरह से 2, 1, -1, 1, 0 और 0। अब देखो यहाँ पे क्या था, मेरे पास जो पहला कंस्ट्रेंट था वो क्या था, -S1 और A1। तो यानी कि जो S1 कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -1, और इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, +1। तो मैंने वही लिखा यहाँ पर -1 और +M। ठीक है, बस ध्यान ये देना कि जो भी मेरे वेरिएबल्स बेसिस में आ रहे हैं वो एक यूनिटी मैट्रिक्स जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए मेरे पास ये बन गया, ये इसको बोलता हूं मैं यूनिटी मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जो भी मेरे वेरिएबल्स आ रहे हैं बेसिस में, उनके ऊपर नीचे के एलिमेंट सारे देखो 0 है। इसका अगर ये वाला एलिमेंट आ रहा है तो इसके ऊपर नीचे 0 है, अगर S2 आ रहा है तो उसके ऊपर नीचे 0 है। ऐसे मेरा जो S3 है उसके भी देखो ऊपर सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो ये बना के बनते हैं यूनिटी मैट्रिक्स। ये आपको क्वेश्चन में हमेशा बनानी है। जो लोग कुछ रो ऑपरेशन लगाते हैं उसका पर्पज सिर्फ यही है कि मुझे एक यूनिटी मैट्रिक्स मिल जाए। उसके बाद का काम पूरा मेरा बिल्कुल सेम है जैसे हम ऊपर से करते आ रहे हैं। हम लोगों ने सारे कंस्ट्रेंट कोफिशिएंट को कॉपी कर लिया है जो हमारे कंस्ट्रेंट के सारे दिए हुए थे, कंस्ट्रेंट 2 एज वेल एज कंस्ट्रेंट 3, इसके से मैंने कॉपी कर लिए, वो मेरे यहाँ पे आ चुके हैं इस तरह से। अब मेरा पहला स्टेप फिर से वही है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ZJ। तो ZJ मेरा क्या आ जाएगा, इस बार मेरा ZJ 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास A1 है और उसका कोफिशिएंट क्या है, -2। तो मैं क्या करूंगा, -2 × 2 हो जाएगा -2M, 0 × 1 0 प्लस 0 × 0 तो क्या जाएगा, -2M मेरा आएगा यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो मेरा ये -2M आ गया यहाँ पर। उसके बाद फिर से मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा अब सारे एलिमेंट्स को नेक्स्ट कॉलम से, यानी कि M × 1, 0 × 3 प्लस 0 × 1 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, -M। ऐसे ही अब मैं जो अगला कॉलम है वहां से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो जाएगा -M × -M, ये हो जाएगा +M, प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0 तो क्या बन के आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरा +M। ठीक है, तो ऐसे में सारे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो ZJ बन के आएगा वो बन के आ जाएगा -2M, -M, M और -M। तो ये मेरा बन के आ चुका है ZJ। ठीक है भाई, तो इसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या है, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ CJ - ZJ।
सीजे क्या है यहाँ पे मेरे दिख रहा है, यहाँ पे ये रहा है, और जेड मेरा ये रहा, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि 3 माइनस माइनस 2m। देखिएगा 3 माइनस माइनस 2m, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मेरे सामने 3 प्लस 2m। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर 3 प्लस 2m माइनस m माइनस माइनस m, तो यानी कि -1 माइनस माइनस m, तो ये क्या बन जाएगा -1 प्लस m। तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -1 प्लस m। उसके बाद देखो 0 माइनस m, तो ये बन जाएगा माइनस m। उसके बाद जो है माइनस m माइनस माइनस m, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि m माइनस m प्लस m, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। सिमिलरली 0 माइनस 0 0 माइनस 0, तो कुल मिला के देखो अब मेरे पास सीजे माइनस जेड जो निकल के आया है वो क्या आ गया है 3 प्लस 2m माइनस 1 प्लस m माइनस m 0 0 और 0। अब ध्यान दो जो मेरा फंक्शन था वो किस तरह का था, फंक्शन था मेरा मैक्सिमाइज का, मतलब जितने भी मेरे सीजे माइनस जेड जे वो कैसे आने चाहिए, वो आने चाहिए थे या तो सारे निगेटिव हो या फिर वो जीरो हो। तो मेरे पास देखो दो वैल्यूज जो हैं वो निगेटिव आ रही हैं, एक तो ये वाली -m वाली और जीरो वाली, यानी कि ये वैल्यू सारी मेरी जीरो नेगेटिव है, बट मेरे पास दो वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अब चूंकि देखो m अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो जब मैं इसको 2m कर दूंगा तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। यानी अगर मैं कहूँगी ये मेरा 1 लाख है, m की वैल्यू 1 लाख है, तो ये बन जाएगा मेरा 2 लाख, और यहाँ पे क्या है 1 लाख, यानी कि 1 लाख माइनस 1 और 2 लाख प्लस 3, तो दोनों में बड़ी वैल्यू क्या हो गई, यानी दिस इज माई मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन दिस केस, यानी कि मुझे अब इसको चूज करना है एज कंपेयर टू -1 प्लस m की कंपेरिजन में। तो ये एक बड़ी वैल्यू है, दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए इसको मैं चूज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो जैसे मैंने इसको चूज कर लिया, जो भी हम लोग सारे काम करते आ रहे हैं वही काम करना मुझे फिर से यहाँ पर है। जैसे मुझे को ये वैल्यू चूज करी मैंने, तो मेरा जो ये वाला कॉलम है ये बन जाएगा मेरा की कॉलम। ठीक है, ये बन चुका है मेरा अब की कॉलम, यानी मुझे समझ में आ गया कि अब मेरा x1 वेरिएबल जो है बेसिस में एंटर करने वाला है। बट अब इन तीन वेरिएबल्स में से जो कि मेरे पास हैं a1 x2 और s3, इनमें से कौन सा वेरिएबल जाएगा, इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा मिनिमम रेशियो। वो क्या होता है कि जो मेरा ये बी वाला पार्ट है, आरएस वाला पार्ट है, इनके एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो निकालता हूं मैं की कॉलम के एलिमेंट से, यानी कि 2/2 क्या हो जाएगा 1, 3/1 ये हो जाएगा 3। और मैंने बता रखा है जब भी हमारे पास कभी की कॉलम में जीरो या माइनस होता है तो हम लोग रेशियो नहीं निकालते हैं, तो हम वहां क्या करते हैं सिंपल एक डैश लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो जीरो था तो इसलिए मैंने रेशियो नहीं निकाला, 4/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक डैश लगा देंगे। जो हमारे पास है 3 और 1, इन दोनों में से हमारे पास जो छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, मुझे 1 दिख रही है, यानी कि मेरे पास जो अब 1 आ गया है, इससे मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा बन जाएगा अब की रो। ठीक है, ये मेरी बन चुकी है की रो, और ये बन चुका है मेरा अब की कॉलम। यानी अब मेरे पास जो की रो के सामने का एलिमेंट है a1 वो इसे छोड़ के जाएगा, और जो दूसरा
सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। सर ने तो लीव कर दिया। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर हमें। सर एक बार आप चेक कर लीजिए, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं सर। सर हेलो सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर को भी नहीं आ रही शायद हमारी आवाज। बढ़िया फिर तो। पर रिकॉर्डिंग होना है। रिकॉर्डिंग में किसकी आवाज आ रही होगी? आशुतोष, हाँ क्या, क्या हाल है तरुण मेरे भाई? शादी ठीक होगी। हाँ बहुत बढ़िया यार, तेरे को मैं बुलाना भूल गया। हर बार भूल जाता हूँ। यही तो है तेरा। हैं? अरे सर ऐसा पढ़ा रहे यही हैं है सर, तेरी दोस्ती। सर, हाँ सर पढ़ाए जा रहे हैं यार, हमें कुछ दिख ही नहीं ना फाइनल सॉल्यूशन। हेलो सर, सर व्हाट्सएप पे पिंग करेंगे सर आपको मैसेज। हेलो। तो क्लास ही ओवर हो गई।